देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के कुछ बेसिक्स। ठीक है, एक बार इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, पहला वर्ड क्या है यहाँ? मैटर। सबसे पहले अगर देखें मैटर क्या होता है तो आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा कि एनीथिंग विच इज हैविंग मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास होता है, वजन होता है और जो जगह घेरता है उसको मैटर कहते हैं। ठीक, जैसे ये मार्कर है, मैटर है। क्यों? क्योंकि ये दो कंडीशन को फॉलो करता है, इसमें वजन भी है और ये जगह भी घेर रहा है। तो जब ये दो कंडीशन को फॉलो करेगा तो कहेंगे मैटर है। तो एक डेफिनेशन क्या बनी कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास होता है और जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, जगह को घेरता है, उसको मैटर कहते हैं। ठीक है, ये मार्कर मैटर है, ये व्हाइट बोर्ड मैटर है। ठीक है, तो मैटर क्या हुआ? कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास और जो स्पेस को ऑक्युपाई करे। ठीक, ये बात हो गई मैटर की। क्या मैटर नहीं है? जो जैसे विजडम, बुद्धि, मैटर नहीं है। ठीक है, हेट मैटर नहीं है, लव मैटर नहीं है, सेक्रीफाइस मैटर नहीं है। ये सब मैटर नहीं है। मैटर क्या है? जिसमें स्पेस हो, जो स्पेस को घेरता है और जिसमें मास होता है, उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो एक बात ध्यान से सुनो, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है लक्षण और प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है उसके लक्षण और प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उसकी गुण। ठीक, तो फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लक्षण। पहला क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत बहुत छोटे होते हैं। एंड हैविंग स्पेस बिटवीन देम, और उनके बीच खाली जगह होती है। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनके बीच खाली जगह होती है। उस खाली जगह को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। बात समझ में आई? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल एंड हैविंग स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनके बीच खाली जगह होती है। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग, हमेशा मोशन में रहते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा मोशन में होते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। बात समझ में आई आपको? अब देखो, एक बात ध्यान से सुनो। पार्टिकल आपने पढ़ लिया, तो इससे क्या पता चला कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बना है? पार्टिकल से बना है। और वो पार्टिकल्स क्या क्या हो सकता है? वो पार्टिकल एटम हो सकते हैं, वो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स आयंस हो सकते हैं। अब एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयंस क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी आपको इतनी बातें समझ में आएगी कि मैटर क्या है, ठीक है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब देखो बेटा, जो मैटर है उसको हम दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं, केमिकल बेसिस और फिजिकल बेसिस। तो केमिकल बेसिस तो हमको अभी यहाँ नहीं पढ़ना है। ठीक, केमिकल बेसिस में हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर इसमें डिवाइड करते हैं। फिजिकल बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस। दो और है लेकिन हमको 9th में उसके बारे में पढ़ना नहीं है। प्लाज्मा है, बोर्स, आइंस्टीन, कंडेंसेट है। ठीक, तो हमको बेसिकली पढ़ना है 9th में सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, एक एक करके लेते हैं एग्जाम्पल, समझते हैं। पहला लेते हैं सॉलिड। तो देखो, जो सॉलिड है उसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। ठीक, सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है? फिक्स होता है। मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब क्या होता है? दो एटम या दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो स्पेस होता है, जो खाली जगह होती है, उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है और मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो खाली जगह होती है उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, और उसके बीच जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, रिजिड होता है, इसका शेप क्या होता है? कठोर होता है, रिजिड होता है। उसके बाद क्या है? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी ड्यू टू मोशन। जैसे मान लो मेरे हाथ में ये मार्कर है तो मोशन में नहीं है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं चला के इसको मार दूं तो मोशन की वजह से इसमें एनर्जी आ जाएगी ना।
जैसे अगर मैं इसको ऐसे मारता तो मुझे चोट नहीं लग रही, अगर बहुत तेज मारूंगा तो चोट लगेगी। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, कि जो सॉलिड में सबसे कम होता है। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में सबसे कम होता है, ठीक है। लिक्विड की बात करते हैं। अब देखो जो लिक्विड है इसका शेप फिक्स नहीं होता है, जिस कंटेनर में डालोगे उसी का शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक। इंटरमोलिकुलर स्पेस हायर देन द सॉलिड, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस ये क्या होता है, सॉलिड से ज्यादा होता है, किसमें, लिक्विड में। इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड से ज्यादा होता है लिक्विड में, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है। ये जो है सॉलिड से ज्यादा होता है और ये क्या होता है, सॉलिड से कम होता है। यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होता है, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड से कम होता है, ठीक। उसके बाद एक काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है लेकिन मिनिमम होती है। इसकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होती है और गैस से कम होती है। इधर देखो शेप, गैस का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होता, ठीक। सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस, सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस इसमें होता है, मिनिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एक और कॉन्सेप्ट ले सकते हो यहां से कि अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ता है, ठीक, तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक। अब इसको और डिटेल में बताते हैं। ये फ्लूइड होता है, चाहे गैस हो या लिक्विड हो, ये दोनों फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू फ्लो, बहने की टेंडेंसी होती है, और इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसमें होगी, गैस में, उसके बाद लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में, ठीक। अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि सॉलिड सॉलिड होता क्यों। ये तो मान लो कि बुकिश लैंग्वेज हो गई, ये कोई भी बता देगा। एक रिक्शा पुलर को पूछोगे, ये देखेंगे भैया ये सॉलिड है, कठोर है कि नहीं है, तो बता देगा कि हाँ कठोर है। अभी हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक। पहले बेसिक चीज देखो, चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ राज्य से नहीं है, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, फॉर्म, उसका रूप। तो जब सॉलिड को तुम गर्म करोगे तो लिक्विड में बदलेगा, तो इसको कहते हैं मेल्टिंग कहते हैं या फ्यूजन कहते हैं। लिक्विड को और गर्म करोगे तो गैस बनेगा, इसको वेपराइजेशन कहते हैं। उल्टा आ जाओ, अब गैस को ठंडा करोगे तो लिक्विड बनेगा, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड को और ठंडा करोगे तो सॉलिड बनेगा, इसको फ्रीजिंग कहते हैं या सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। बात समझ में आई। और इस प्रोसेस को कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। अब कुछ सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। कौन कौन सब्लिमेशन शो करता है, कपूर शो करता है, कैम्फर बोलते हैं, या कपड़ों में डालने वाली जो गोली आती है क्या बोलते हैं उसको, नेफ्थलीन बॉल, वो भी सब्लिमेशन शो करता है, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो हम बात कर रहे थे, ये बेसिक चीजें हैं। अभी हम बात करने जाएंगे कि जो सॉलिड होता है वो सॉलिड क्यों होता है, क्यों इसका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, ये सारी बातें करेंगे। अभी देखो एक चीज बताता हूँ, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड इवापोरेशन, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा। लेकिन अगर यहाँ मैं मान लो ये हमारे पास पानी है, इस थोड़ा सा पानी अगर मैं यहाँ गिरा देता हूँ, थोड़ा सा पानी अगर यहाँ पे गिरा दूंगा तो ये पानी सूख जाएगा ना। अब ये पानी सूख जाएगा, क्यों सूख जाएगा, अब इसको मैंने खौलाया नहीं है लेकिन फिर भी सूख जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर पे आता है और इवापोरेशन जो होता है हर टेम्परेचर पे होता है। बात समझ में आ रही है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इवापोरेशन तो रूम टेम्परेचर पे भी होता है ना। जैसे पसीना हो रहा है मुझे, अगर पंखा चलेगा तो ये सूखने लगेगा, ठीक, तो वो क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है। और जब पसीना सूखता है तो ठंडी लगती है, तो इसका मतलब क्या है, इवापोरेशन कूलिंग भी क्रिएट करता है। एक बेसिक डिफरेंस है, जानना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स टेम्परेचर पे होता है और इवापोरेशन जो होता है हर एक टेम्परेचर पे होता है, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट बल्क फिनोमिना है, बल्क मतलब पूरे लिक्विड में होता है, अगर एक गिलास पानी है तो पूरे पानी में होगा। लेकिन इवापोरेशन सरफेस फिनोमिना है, किसी एक सरफेस, सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल, जैसे मान लो इसको गर्म करोगे तो इस पूरे में बॉइलिंग पॉइंट, आपको इस पूरे मॉलिक्यूल में बॉइलिंग पॉइंट होगा।
लेकिन इवापोरेशन क्या होता है, सरफेस, सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स का होता है। बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि सॉलिड सॉलिड क्यों होता है, इसका शेप और वॉल्यूम क्यों फिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद आपको अगर ये बता देंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट अब कभी नहीं भूलेगा कि सॉलिड सॉलिड क्यों होता है। ये बेसिक चीज है, आपको समझ में आई। तो चलो अब देखते हैं कि सॉलिड सॉलिड क्यों होता है, क्या रीजन है। ठीक है, क्या रीजन है कि सॉलिड कठोर होता है, क्या रीजन है कि लिक्विड नहीं होता, क्या रीजन है गैस का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होता। इसको देखते हैं क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतना अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या जैसे नोट करना चाहते हो करो। तो अब बात करेंगे सॉलिड सॉलिड क्यों होता है। ठीक है, व्हाट इज द रीजन दैट सॉलिड का शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक, उसको समझने के लिए पहले दो चीजें समझो। जैसे मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास एक बॉल है, ऐसे एक बॉल है, ठीक, दूसरी बॉल ये है। गौर से सुनो, अगर मैंने कहा कि दोनों बॉल के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस ये भी है, डिस्टेंस ये भी है, डिस्टेंस ये भी है, डिस्टेंस ये भी है। लेकिन जैसा ही मैं कहूंगा कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस टू बॉल, इन दोनों बॉल के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, तो ये है। ठीक, तो दो एटम या मॉलिक्यूल्स के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जैसे मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है, अनइवन ब्लॉक है ऐसे, दूसरा अनइवन ब्लॉक है ऐसे। अब मैंने कहा कि इसके बीच डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस ये सारी डिस्टेंस ही तो है। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा कि मिनिमम डिस्टेंस क्या है, तो आप ये बोलोगे। तो दो एटम्स के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो एक ये शेप है, दूसरा शेप ये है, तो अब इसके बीच डिस्टेंस क्या है, तो ये डिस्टेंस है, सारी डिस्टेंस ही है, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ये है। तो दो एटम के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और अभी हम जब पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, तो हमने कहा कि कोई भी एटम हो, वो कोई भी पार्टिकल हो, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो दो एटम्स के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और उसके बीच जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर हम एक रिलेशनशिप ड्रॉ करें तो लिख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब देखो, सॉलिड के मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास होते हैं, तो जब पास पास होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जितना कम होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। कैसे समझोगे? जैसे मान लो दो चुंबक है, ठीक, ये इतने पास है और दूसरे कंडीशन में इतने पास है, तो आप क्या बोलोगे कि इस वाले में अट्रैक्शन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, तो जब पास पास होते हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल तो एक दूसरे से मजबूती से बंधे रहते हैं। ठीक, तो जब पास पास होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा, इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जैसे मान लो मैंने अपना हाथ ऐसे पकड़ा है, ठीक, ऐसे पकड़ा है, तो कोई भी मारेगा हाथ छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां देखो गैप है। लेकिन अगर हाथ को ऐसे पकड़ लूंगा तो कोई गैप नहीं है, तो अब क्या होगा? फोर्स ज्यादा है अट्रैक्शन का। तो इसीलिए सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, और बहुत पास पास होंगे तो बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसीलिए सॉलिड के क्या होते हैं मॉलिक्यूल, एक दूसरे को मजबूती से बांधे रहते हैं। यही रीजन है कि इसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। लेकिन लिक्विड का क्या होता है, ये भी पास पास होते हैं लेकिन सॉलिड की तुलना में कम और गैस की तुलना में ज्यादा। इसीलिए इसका शेप तो फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये पानी है। अब इस पानी को तुम गिराओगे ऊपर से ऐसे, तो एक फ्लो में गिर रहा है पानी एक फ्लो में गिर रहा है। इससे केमिस्ट्री समझो, पानी एक फ्लो में गिर रहा है, इसका मतलब इसके बीच अट्रैक्शन कम है कि इसका शेप फिक्स नहीं है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि ये एक दूसरे को छोड़ के चले जाए। तो सॉलिड जो होता है उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम
उसके बाद किसका होता है, लिक्विड का, और सबसे ज्यादा किसका होता है, गैस का। तो सॉलिड का इंटरमोलिकुलर स्पेस, लिक्विड का और गैस का। तो सबसे ज्यादा गैस का, उसके बाद लिक्विड का और उसके बाद सॉलिड का। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस इसका सबसे कम है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका सबसे ज्यादा होगा। अब इसका सॉलिड से कम है तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सॉलिड से कम होगा। और सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, गैस में होगा। क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो सबसे ज्यादा है। यहां से रिलेशनशिप लिख लो, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसको देख के तुम बता सकते हो कि सॉलिड का शेप या लिक्विड का, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों का शेप और वॉल्यूम कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे निर्धारित होता है। सॉलिड का इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए मजबूती से बंधे होते हैं, इसीलिए इनका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। लिक्विड का इसकी तुलना में दूर होते हैं लेकिन गैस से पास होते हैं, तो इनका क्या होता है, शेप तो फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। इनका दोनों फिक्स नहीं होता है। बात समझ में आई। तो ये रीजन है कि सॉलिड सॉलिड क्यों होता है, या लिक्विड ऐसे एग्जिस्ट क्यों करता है, गैस ऐसे एग्जिस्ट क्यों करता है। बात समझ में आई। ठीक, अब देखो आपने यहां पढ़ा था चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है अवस्था का परिवर्तन, अवस्था का बदलना, रूप का बदलना। तो यहां पे आप हिट कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने लिया सॉलिड, सॉलिड को केमिस्ट्री में इस सिंबल का मतलब होता है हिट। हिट करोगे तो लिक्विड बनेगा, ठीक, लिक्विड को हिट करोगे तो गैस बनेगा। बात समझ में आई। अब सॉलिड को हिट किया तो लिक्विड बना, लिक्विड को हिट किया तो गैस बना, ठीक। तो अब इसको ठंडा कर दो, ठंडा करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को ठंडा करोगे तो सॉलिड बनेगा, सॉलिड लिक्विड बनेगा मेल्टिंग, लिक्विड गैस बनेगा वेपोराइजेशन, गैस लिक्विड बनेगा कंडेंसेशन, लिक्विड सॉलिड बनेगा सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। अब गैस में अब इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना के बराबर, इसको थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन होता है, गैस होता है। जब गैस पे आप प्रेशर लगाओगे ना बेटा तो ये लिक्विड में बदल जाता है। याद रखना कि गैस पे जब प्रेशर लगाएंगे तो ये लिक्विड में बदल जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं, सुनो होगे तुम नाम, एलपीजी, सीएनजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जब गैस पे प्रेशर लगाओगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। बात समझ में आई। चलो आगे देखते हैं क्या है टॉपिक। देखो अब बात करेंगे डिफ्यूजन की, ठीक। डिफ्यूजन क्या डेफिनेशन लिखा है, वेन सॉलिड, लिक्विड और गैस goes from higher concentration to lower concentration until get equilibrium। इसमें दो वर्ड है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, क्या, एक है concentration और दूसरा है equilibrium, ठीक। समझते हैं इसको, पहले समझते हैं equilibrium। जैसे मान लो हमारे पास एक ऐसे कंटेनर है, एक बर्तन है, इसमें यहां से ये बंद है, इसमें यहां तक पानी है, ठीक, इसमें यहां तक पानी है, ठीक। अब जैसे ही यह वाला रास्ता खोल दोगे तो पानी का इधर से इधर जाएगा ना, कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों तरफ पानी का लेवल बराबर ना हो जाए। तो इसी बराबर को कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बराबर हो जाना, ठीक है, एक समान हो जाना। तो जैसे पानी यहां तक था, जब ये बंद था तो इसमें पानी ज्यादा था, इसमें कम था, जैसे ही खोलोगे अब दोनों में क्या हो जाएगा, पानी बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाना ही क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, देखो तीन हमने जार लिया है, ए बी और सी। ए में भी 100 ग्राम वाटर है, बी में भी 100 ग्राम है और सी में भी 100 ग्राम वाटर है। बात समझ में आई। लेकिन ए में 10 ग्राम शुगर है, बी में 20 ग्राम शुगर है और सी में 30 ग्राम शुगर है। पानी की मात्रा तीनों में बराबर, शुगर की मात्रा तीनों में अलग अलग। तो अगर मैं कहूं, थोड़ा ध्यान दो यहां से, कि पहले वाले कंटेनर में, तो पहले वाले कंटेनर में 100 ग्राम पानी में कितना ग्राम चीनी है, 10 ग्राम, ठीक। तो 1 ग्राम के लिए आप क्या करोगे, 10/100
तो इससे क्या पता चल जाएगा कि 1 ग्राम में कितना चीनी है। बात समझ में आई। उसी तरह बी वाले में देखो 100 ग्राम पानी में कितना ग्राम चीनी है, 20 ग्राम। तो 1 ग्राम का निकालना होगा तो क्या करोगे, 20/100। उसी तरह सी वाले में क्या है, 100 ग्राम में कितना चीनी है, 30 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 30/100। ठीक, जब इसको तुम देखोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। ठीक, अब अगला अगला देखो, अगर इसका एक ड्रॉप निकालो, इसका एक ड्रॉप, इसका एक ड्रॉप, अगर तीनों का एक एक ड्रॉप निकाल के तुम टेस्ट करोगे तो सबसे ज्यादा स्वीट, सबसे ज्यादा मीठा कौन सा लगेगा, तो ये वाला लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसके 1 ml में चीनी की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो 1 ml में चीनी की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है। तो हम कहेंगे ए, बी और सी में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन सी का है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझ में आया कि 1 ml में सॉल्यूट की कितनी मात्रा है। सॉल्यूट किसको कहते हैं, जैसे मान लो 100 ग्राम चीनी है, 10 ग्राम 100 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम चीनी, तो किसकी मात्रा ज्यादा है, तो जिसकी ज्यादा होती है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसकी कम होती है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो यहां भी सॉल्वेंट वाटर है, यहां भी। जैसे मान लो 1 लीटर पानी है, 5 ग्राम चीनी, तो ज्यादा कौन है, 1 लीटर पानी, तो वो सॉल्वेंट है। कम कौन है, चीनी, तो वो सॉल्यूट है। तो हम क्या कहेंगे कि 1 ml सॉल्वेंट में जिसमें जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा वो उतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो चीनी की मात्रा 1 ml में सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है। 100 ग्राम पानी में चीनी 10 ग्राम है, तो 1 में कितना होगा, 10/100। तो और 100 ग्राम में 20 ग्राम है, तो 1 में कितना होगा, 20/100। 100 ग्राम में 30 ग्राम है, तो 1 में कितना होगा, 30/100। तो 1 ml में या 1 यूनिट में कितनी मात्रा सॉल्यूट की प्रेजेंट है। सॉल्यूट मतलब जो कम होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। एक दो और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो तुमको रसना बनाना है, रसना। अब रसना बनाना है, ठीक, एक जग तुमने पानी इतना ले लिया। अब इतने पानी में मान लो कि हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब रसना इसको बनाना है तो इतना रसना नहीं मिलाओगे, रसना 1 या 2 चम्मच मिलाओगे। अब करेगा क्या, ये पूरे पानी को येलो कर देगा। इसका मतलब क्या कि जितने पार्टिकल्स इतने पानी में नहीं है, उससे ज्यादा पार्टिकल्स 2 चम्मच रसना में है। इसका मतलब क्या है, रसना कॉन्सेंट्रेटेड है, पानी क्या है, डाइल्यूट है। अगर मैंने कहा कि ये मान लो 1 लीटर पानी है जिसमें 1 लाख मॉलिक्यूल्स हैं, और रसना हमने 10 ml लिया है, लेकिन ये 10 ml रसना पूरे पानी को येलो कर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 10 ml रसना में पार्टिकल्स है, कण है, वो क्या है, 1000 ml या 1 लाख वाटर के पार्टिकल से ज्यादा है। तो इसके यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल की संख्या ज्यादा है, तो ये कॉन्सेंट्रेट होगा, ये क्या होगा, डाइल्यूट होगा। एक और एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो बाल्टी है, ठीक, बाल्टी होती है, आपने देखा होगा घर पे। अब इसमें हमको इतना पानी है, 15,000 ml, 15 लीटर। इसमें नील डालना है, तो नील भी 15 लीटर नहीं डालोगे, कितना डालोगे, मान लो 20 ml। 20 ml नील क्या करेगा, पूरे पानी को ब्लू कर देगा। इसका मतलब क्या है कि जितने पार्टिकल 20 ml नील में है, उससे कम पार्टिकल 15,000 ml पानी में है। यानी ये कॉन्सेंट्रेट है, ये क्या है, डाइल्यूट है। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि 1 ml में जिसमें पार्टिकल ज्यादा होगा वो कॉन्सेंट्रेट होगा, और जिसमें कम होगा वो डाइल्यूट होगा। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, जब कोई भी सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या करता है, गाढ़े से पतले की तरफ। जैसे मान लो गैस लीक हो रहा है, तो जहां गैस का सिलेंडर है वहां ज्यादा बदबू आएगी, और दूर पे कम आएगी, और कुछ टाइम बाद क्या होगा कि बदबू आना जो होगा वो बराबर हो जाएगा। तो जब कोई भी सॉलिड, लिक्विड और गैस अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, तो क्या होता है, उसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, जब कोई भी सॉलिड, लिक्विड और गैस अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो इसको कहेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग, आपस में मिल जाना।
और सबसे तेज डिफ्यूजन किस में होता है? गैस में। गैस लीक होता है तो फौरन समझ में आ जाता है ना। उसके बाद लिक्विड में, और सबसे स्लो किस में होता है? सॉलिड में। सबसे तेज गैस में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे स्लो सॉलिड में। इसीलिए देखो गैस लीक होता है तो फौरन समझ में आ जाता है। ठीक, तो हमने क्या देखा? डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस क्या होते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। कब तक? जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए, बराबर ना हो जाए, हर जगह बराबर ना हो जाए। जैसे मान लो एक कमरा है, यहां एक बैलून है जिसके अंदर गैस है, तो अगर इसको तुम फोड़ दोगे तो क्या होगा? गैस फैलना शुरू करेगी, और एक ऐसा टाइम आएगा कि हर जगह गैस की मात्रा बराबर हो जाएगी। तो जब बराबर हो जाएगी, इसी को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। जब गैस इसके अंदर था तो हायर कॉन्सेंट्रेशन था, तो हायर से किधर गया? लोअर की तरफ। और एक ऐसा टाइम आया कि हर जगह गैस बराबर हो गई, तो हमने क्या कहा कि जब कोई भी सॉलिड, लिक्विड और गैस अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है तो इसको कहते हैं डिफ्यूजन। अब कभी कभी पूछता है कि सॉलिड में डिफ्यूजन का एग्जांपल बताइए। जैसे मान लो इस बोर्ड पे मैं ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ, तो बहुत साल ब्लैक से लिखूंगा या कुछ दिन छोड़ दूंगा तो ये हल्का ब्लैक दिखने लगेगा। ठीक, या व्हाइट, वो ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट चौक से लिखोगे, कुछ दिन छोड़ दोगे तो हल्का व्हाइट दिखेगा। तो वो किसका एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। ठीक, अब अगर बात करो टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए गर्म नहीं, हॉटनेस या कोल्डनेस। तो टेम्परेचर के 3 स्केल्स होते हैं। क्या? डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देते हैं। जैसे मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलो तो 283 केल्विन। मान लो 283 केल्विन है, इसको सेल्सियस में बदलो तो 283 माइनस 273, 10 डिग्री सेल्सियस। मान लो केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस इन प्लस 32। ये बेसिक चीज है। तो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? गर्म से नहीं होता है, हॉटनेस या कोल्डनेस। कोई भी चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। बात समझ में आई? डिफ्यूजन समझ में आया? डिफ्यूजन का अगर एक लाइन में मतलब समझो तो मैं कहूंगा कि इंटरमिक्सिंग, आपस में मिलना ही डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैटेंट हीट। लैटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। ठीक, सबसे पहले डेफिनेशन पे जाते हैं। तो लैटेंट हीट वो हीट होता है जो सप्लाई किया जाता है किसको? किसी भी सब्सटेंस को। क्यों किया जाता है? टू चेंज द स्टेट, उसकी अवस्था को, उसके रूप को, इसको फॉर्म को बदलने के लिए। बात समझ में आ रही है? लैटेंट हीट वो हीट है जो किसी सब्सटेंस को सप्लाई किया जाता है। सप्लाई करने का रीज़न क्या है? उसके स्टेट को चेंज करना होता है, तो उसको कहते हैं लैटेंट हीट। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि लैटेंट हीट सप्लाई, जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज क्यों नहीं करता? ठीक, आओ समझते हैं। देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक सॉलिड है इस कंटेनर के अंदर, अब हम इसको हीट दे रहे हैं। ठीक, ये सॉलिड है इस कंटेनर के अंदर, ये एक थर्मामीटर है। हमने इसका टेम्परेचर जब देखा तो ये आया 2 डिग्री सेल्सियस। कितना आया? 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब इसको जब हीट करेंगे तो ये सॉलिड किस में बदल जाएगा? लिक्विड में। अब जब लिक्विड में बदला तो भी उसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस ही था। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? रीजन क्या है? तो रीजन ये है बेटा कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सबके बीच अट्रैक्शन होता है। ठीक, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सबके बीच अट्रैक्शन होता है। अब क्या हुआ? अट्रैक्शन होगा। अब क्या होगा कि जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करोगे, वो हीट कहाँ यूज हो जाएगा? वो हीट हो जाएगा उसके बीच के अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज हो जाएगा। यही रीजन है कि जब लेटेंट हीट आप सप्लाई करते हो, वो हीट जो स्टेट को चेंज कर दे तो उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता। अगर कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे कि जब हम टेम्परेचर देते हैं सब्सटेंस को तो वो एनर्जी यूज हो जाती है कहाँ? उसके बीच के बॉन्ड को तोड़ने में। इसीलिए उसका क्या होता है? टेम्परेचर राइज नहीं करता है। यही रीजन है कि लैटेंट हीट जब हम देते हैं तो टेम्परेचर राइज नहीं करता, क्योंकि उस टेम्परेचर का इस्तेमाल, उसका उपयोग होता है
उसके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक, अब अगर कोई सॉलिड लिक्विड में बदलता है उसको हम लेटेंट हीट देते हैं, तो उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर कोई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर कोई लिक्विड गैस में बदलता है तो इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बात समझ में आई? अगर कोई सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अगर कोई लिक्विड गैस में बदलेगा तो बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट का मतलब क्या होती है? छुपी हुई हीट। उसको देते हैं तो क्या होता है? स्टेट चेंज होता है, अवस्था चेंज होता है। स्टेट चेंज करने का मतलब है सॉलिड लिक्विड बन गया, लिक्विड गैस बन गया। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये लेटेंट हीट देने पर टेम्परेचर राइज क्यों नहीं करता? क्योंकि जो आप हीट देते हो वो क्या करता है? सब्सटेंस के बीच जो अट्रैक्शन है, जो बॉन्ड है, उसको तोड़ने में यूज हो जाता है, इसीलिए टेम्परेचर राइज नहीं करता। ठीक, अगला क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन आपको बताया था मैंने। जैसे इवापोरेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले साफ करता है, ठीक, तो क्या करता है? वहां का पानी इवापोरेट हो जाता है, तो आपको ठंडा ठंडा लगता है। ठीक, या जो गर्ल्स नेल पेंट यूज करती हैं तो आप देखोगे नेल पेंट रिमूवर अगर हाथ पे लग जाता है, उंगलियों पे, तो वहां ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि वहां का मॉइस्चर इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट क्या होता है? कूलिंग क्रिएट करता है। ठीक, अब फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? पहला है सरफेस एरिया। जैसे मान लीजिए आप मैगी बनाए, अब मैगी को आपने ऐसे रखा, एक बड़े से एक कटोरे में रखा, ठीक, एक प्याली में रखा। अब उसको आप फैला दोगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, प्याली में टाइम लगेगा। या चाय पी रहे हो, चाय आपका कप में है, ठीक है, और इसी चाय को आप एक प्लेट में ले लेते हो, तो इस प्लेट में क्या हो जाएगी? चाय जल्दी ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। उसके बाद क्या है? यानी सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा। उसके बाद क्या? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? उमस बोलते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। अब बहुत गर्मी, बहुत उमस है, तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा? ह्यूमिडिटी, अगर हवा गर्म हो जाएगी तो इवापोरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हवा तेज चलेगी, विंड स्पीड, तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा। याद रखना कि जो इवापोरेशन है वो सरफेस फिनोमिना है, मतलब सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल का होता है। ठीक, और बॉइलिंग जो है वो पूरे मॉलिक्यूल का होता है। मतलब जैसे हमारे पास एक ग्लास है, ठीक, तो इसको बॉयल करोगे तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये बल्क फिनोमिना, बल्क जो पूरे लिक्विड में होता है, लेकिन इवापोरेशन सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल का होता है। बात समझ में आई? लेटेंट हीट समझ में आया? वो हीट जो दी जाती है किस लिए? स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक, और इसमें टेम्परेचर राइज क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो एनर्जी यूज हो जाती है उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। कितने तरह का होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जब लिक्विड से गैस बनेगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये हमारा क्या था? क्लास 9 का पहला चैप्टर था। इसमें कुछ भी नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो या कमेंट कर दो, बताओ। जो नहीं आएगा आपको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, चलो इसको समझो, और नहीं आता है तो फिर बात करो मुझसे। चलो, थैंक यू।